एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका के एग्ज़ाम पर, जो कि कल संपन्न हुआ था 24 तारीख को। और ये एग्ज़ाम बेसिकली जो हुआ है 2021 के पैट के आधार पर करवाया गया है। और इस एग्ज़ाम में जिन सभी ने भी दिया है, आपको पता ही है, सिर्फ लड़कियां शामिल हुई हैं, और वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो कि बीए में आपके रहे हैं। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स पर बात करूंगी और ये टॉपिक रहेंगे। देखिए, पहला मेरा टॉपिक है जो उस पर रहेगा मुख्य सेविका परीक्षा। तो ये जो मुख्य सेविका परीक्षा है वो कब हुई थी, ये तो आपको पता ही है, कल हुई थी, यानी 24 सितंबर को। और ये एग्ज़ाम लगभग 1 साल बाद संपन्न हुआ है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो पिछला 2021 में पैट होने के बाद 2022 में इसका नोटिस आया था, और ये परीक्षा 2023 में आके पूरी करवाई गई है। सिर्फ परीक्षा हुई है और इसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी ही है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट वगैरह कब तक आता है, और अभी तो बहुत टाइम लगना है। दूसरा हमारा टॉपिक है जो कि 2 पाली। इसका मतलब है कि हमारी परीक्षा है जो वो 2 पालियों में करवाएगी, यानी 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट हुई थी 10 to 12 यानी 10 से 12 बजे, और दूसरी शिफ्ट हुई थी हमारी 3 से 5 बजे के लगभग। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट में पेपर करवाया गया था, ये ऐसा था कि परीक्षार्थी ज़्यादा होने की वजह से 2 शिफ्ट में पेपर करवाया गया था। सेंटर भी एक ही था, लखनऊ। तो इस वजह से, क्योंकि परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन बनता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन होता है अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में करवाई जाती है, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो परीक्षा है उसमें एक पेपर में कुछ लेवल ऑफ हार्डनेस जो होता है वो कम हो सकता है, और जो दूसरा पेपर है उसमें कुछ ज़्यादा हो सकता है, या पहले वाले में कम या दूसरे वाले में ज़्यादा, ऐसा संभवतः होता है। और ये जब होता है तो स्कोर नॉर्मलाइज्ड करने के लिए, यानी समानता के स्तर में लाने के लिए स्कोर क्या किया जाता है, घटा बढ़ा दिया जाता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अगर कठिन आया है और सेकेंड शिफ्ट का सरल आया है, तो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का जो स्कोर रहेगा उसका सेकेंड शिफ्ट से नॉर्मलाइज करने के लिए स्कोर बढ़ा दिया जाएगा। 1 से 2 मार्क्स बढ़ते हैं, और सेकेंड शिफ्ट का जो स्कोर रहेगा उसमें सेकेंड शिफ्ट के बच्चों का स्कोर फर्स्ट शिफ्ट के बराबर लाने के लिए उनका स्कोर थोड़ा घटा दिया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया गवर्नमेंट द्वारा अपनाई जाती है जब ये पेपर कई शिफ्ट में करवाया जाता है, मल्टीपल शिफ्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी हमारा एग्ज़ाम जो नॉर्मलाइजेशन करवाया जाए, संभवतः इसमें भी होगा। अब हम बात करेंगे मेनली फोकस ऑन फर्स्ट शिफ्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था 10 से 12 बजे, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम मैंने अभी पेपर देखा नहीं है, उसमें देखेंगे तब बात करेंगे। फिर इसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो उसका जो पेपर था, ऐसा माना जा रहा है कि पेपर जो है सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सरल आया था। फैक्चुअल चीज़ें थी, प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी थे, जो कि सिर्फ अप्लाइड थे। मतलब इनका कहीं किसी बुक में या किसी कोचिंग के नोट्स में ऐसा मिला नहीं है अभी तक, जिनको सीधे सीधे आंसर किया जा सके देख के। तो ऐसा है, वो सिर्फ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जिनको आपको उसी दौरान, पेपर के दौरान ही अपनी समझ के हिसाब से समझ कर उनका आंसर करना था। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर उस समय पूरा फोकस करके पेपर देते हैं तो वो उसके आंसर सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी आए हुए थे, जैसे कि आपने पता ही है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया था, और भी कई क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। माँ का पहला जो दूध होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। और बच्चों को दूध जो फीडिंग होती है वो कब तक करवानी चाहिए, 6 महीने तक। ऐसे कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप सभी ने बिल्कुल सही किए होंगे। और अब हम बात करेंगे जो हमारा डाउटफुल क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, उन पर, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन तो इसमें भी हैं और सेकंड पेपर में भी रहे होंगे। तो डाउटफुल क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें जो आंसर्स हैं 4, उनमें से ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 आंसर सही हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब 2 आंसर तो गवर्नमेंट आयोग मानेगा, लेकिन तभी मानेगा जब उसको लगेगा। और अगर उसने 2 में से किसी एक को आंसर कर दिया सही, तो वो एक आंसर ही सही माना जाएगा, भले ही आपने दूसरा सही किया हो तो वो आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउटफुल क्वेश्चन क्या थे,
उन पर भी बात करेंगे, कौन कौन से मुझे लग रहे हैं या कौन कौन से अदर भी बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल लग रहा है वो ये है 34 नंबर मेरा जो था, 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस स्थान को महिलाओं का अधिकार, किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया। ठीक है, ये पूछा गया था। व्हाट स्टेटमेंट डिड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द वुमेन इन 1975 डिक्लेयर एज वुमेन्स राइट। तो इसमें कुछ जो अदर यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें मैंने देखा था, कुछ बता रहे हैं कि बी ऑप्शन इसका सही है और कुछ बता रहे हैं इस पर सी सही है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन बना हुआ है। और देखिए आप इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर तो बिल्कुल सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इसी में देखिए ए नंबर का है जो उनके बच्चों की शिक्षा है, ये तो मुझे नहीं लगता हो सकता है, और डी स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं। तो बी और सी में से ही है जो हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। देखते हैं आप इसमें गवर्नमेंट या जो आयोग है क्या इस पे आंसर करती है। और एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगा है, प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने वाला दर्द महसूस होता है। उसने यह भी देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है, तो क्या हो सकता है। देखिए मिथ्या प्रसव ये नहीं है सही, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सामान्य प्रसव गति में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ब्रेक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन और नाभि रज्जु भ्रंश यानी कि यूम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, अब इन दोनों में से क्या है, ये अलग अलग जो मैंने आंसर कीज देखी उनमें बताया जा रहा है, किसी में बी किसी में डी। तो इसमें आपने क्या लगाया वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे पता नहीं है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, वैसे मैंने तो इसमें डी लगाया था, हाँ यूम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। और देखते हैं इसमें आयोग क्या उत्तर देता है। तो डाउटफुल क्वेश्चन तो अभी आपको और भी हो सकते हैं, जो आपको लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि उनके ऑथेंटिक प्रूफ देखे जा सकें क्या है। और देखिए जो मुझे लगता है डाउटफुल क्वेश्चन के बाद जो लेवल ऑफ हार्डनेस है पेपर में, वो ऐसा है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसकी अपेक्षा जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो बेसिकली ज़्यादा हार्ड था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें कम पूछी गई हैं और उसके अलावा उसमें अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि आपको उसी दौरान हल सॉल्व करके उनको आंसर करने थे। तो ऐसा होने के बाद जो हुआ है वो पेपर में ऐसा लोग बता रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि उनका सेकंड शिफ्ट का पेपर ज़्यादा कठिन था। देखते हैं उसमें क्या होता है, बाकी तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि कौन से पेपर शिफ्ट का पेपर कठिन था और किस में नॉर्मलाइज स्कोर घटेगा या किस में बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की। तो जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी एक हफ्ते तक या एक हफ्ते के अंदर रिलीज़ कर दी जाएगी आयोग की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो अभी तक यूपी SSSC का पैटर्न रहा है, किसी भी एग्ज़ाम का जो आंसर की है एक हफ्ते तक रिलीज़ कर दी जाती है। तो उसी का वेट है क्योंकि उसी से आपको ऑथेंटिक आंसर पता चल सकेंगे कि इनके क्वेश्चन जो भी डाउटफुल हैं उनके आंसर्स क्या हैं, और तभी आप अपना स्कोर भी क्लियरली जान पाएंगे क्या आपका स्कोर बन रहा है। अब आप देखिए जो अदर आंसर कीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब बड़े चैनल्स हैं जो अपनी अपनी आंसर की रिलीज़ करते हैं, उन लोगों ने भी 2-3 से क्वेश्चन जो है डाउट में रखे हैं ताकि उनको जो भी आयोग बताए तब वो आपको क्लियरली बता सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन डाउटफुल है, इसीलिए उनको डाउट में रखा गया है, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स उनके मुझे समझ में आ रहे हैं इसलिए। और एक क्वेश्चन और भी आपने देखा होगा जिसमें था कि बच्चों को दूध पिलाने पर जो माँ का वज़न होता है वो घटता है या उनको जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें राहत मिलती है, ऐसा था। दो मल्टीपल आंसर्स मुझे लग रहे थे। तो उसमें देखते हैं गवर्नमेंट क्या आयोग उत्तर देता है। अब बात करेंगे आपके नंबर और शिफ्ट। हाँ प्लीज़ ज़रूर आप ये बताइएगा कि जो आपके नंबर और आपकी शिफ्ट क्या है, मतलब आपने किस शिफ्ट में दिया है, फर्स्ट में दिया है या फिर सेकंड में दिया है, प्लस आपके उस शिफ्ट में जो अभी तक आंसर की आई हैं यानी अदर चैनल्स जो भी चैनल्स बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपके क्या नंबर है, माइनस मार्किंग के बाद बताइएगा। जैसे आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और आपके अगर 60 मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो आप कमेंट करिएगा कि आपके 60 मार्क्स हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। और देखिए नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे करनी है, जैसे आप मान लीजिए आपने पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं और आपके उसमें से
20 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन गलत हैं, और तो आपके कितने हुए, 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। यानी जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का अगर हम 1/4 करेंगे, क्योंकि इनका ही तो कटेगा, तो 20/4, ठीक है, 20/4 यानी 4 5 ज़ा 20, तो आएगा ये हमारा 5 क्वेश्चन तो हमारे सीधे सीधे ऐसे ही कट गए, क्योंकि वो माइनस मार्किंग में चले गए आपके सही क्वेश्चन जो आपने किए थे। यानी 80 में से पहले तो आपके 20 क्वेश्चन गलत वाले कटेंगे, ठीक है, तो आपके कितने 100 में से कटेंगे ना, हाँ 100 में से कटेंगे आपके पहले 20 क्वेश्चन, तो आपके कितने बचेंगे, 80 बचेंगे, ठीक है, जो आपने गलत कर दिए हैं। उसके बाद आपके जो नेगेटिव मार्किंग में सही 5 क्वेश्चन जा रहे हैं, वो आप इनसे माइनस कर लीजिएगा, तो आपके बचेंगे 75। ये तरीका है आपको नेगेटिव मार्किंग करने का। ये आप समझ गए होंगे कि आपको कितने नंबर का लॉस हुआ है, ठीक है। ये आप बताइएगा आपकी शिफ्ट और आपका कितने नंबर्स बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए ये बताने के बाद ही आपको जो एक कट ऑफ का अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है, और अभी तक इसका अप्रॉक्सीमेट जो भी कट ऑफ है वो तो बिल्कुल नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि अभी जब यही नहीं पता है कि कितने लोगों का कितना आंसर सही हुआ है, कितना क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया है, ये भी आप बताइएगा, तो इससे आपका कुछ अंदाज़ा लगेगा। बाकी देखते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो है डीवी शॉर्ट लिस्टिंग का। डीवी शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है? देखिए, जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको पदों की संख्या बताई जाती है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने फॉर्म भरे हैं। इसमें जो है लगभग 45,000 फॉर्म भरे गए थे, आपको पता ही है, और उसके बाद जो एग्ज़ाम देने आए बच्चे उनमें लगभग 35,000, ठीक है। अब 35,000 एग्ज़ाम देने आए हैं, उसमें से तो यहाँ पे 35,000 एग्ज़ाम देने आए हैं डीवी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। जो भी आपकी पदों की संख्या है यानी 2693, ये जो 2693 पद है, इसके सापेक्ष अगर जो आयोग है 2 गुना बुलाते हैं, 3 गुना बुलाते हैं, तो उसी आधार पे आपके जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट हैं वो आपके बताए जा सकते हैं। देखिए, डीवी होता क्या है आपको ये जान लीजिए पहले। डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस है, जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट गलत होता है, कहीं मिसमैच होता है नाम में, या कुछ वैसा गलती होती है मार्क्स में, या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते हैं और वो पेपर देने आए हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बाहर निकालने की ये प्रोसेस है। और प्लस जो अच्छे, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए जो भी पोस्ट होती हैं उनका 2 से 3 गुना स्टूडेंट बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयोग है उसको कम से कम उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो तो उतने तो कम से कम मिल ही जाएं, तो इसलिए ज़्यादा बुलाते हैं ताकि उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, जो कि मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, या जो गलत तरीके से एंटर हुए हैं एग्ज़ाम में, या जो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। इस टाइप के कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए डीवी के लिए आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। तो इस हिसाब को डीवी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे डीवी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये डीवी शॉर्ट लिस्टिंग में स्टूडेंट्स जो पोस्ट होती हैं उससे 2 से 3 गुने ज़्यादा बुलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लगभग 2700 पोस्ट हैं, तो आप 2700 का 3 गुना कर लीजिए। उस हिसाब से आपको जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो उतने बुलाए जाएंगे। फिर एक फ़ाइनल कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होती है अभी आपके मार्क्स हैं, और उसमें से जो भी मार्क्स गवर्नमेंट जो आयोग है वो रखता है, उसमें ही अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। इस आधार पे 2 शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। पहली जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो डीवी के लिए होती है, फिर डीवी के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है जो भी स्टूडेंट्स बाहर किए जाते हैं, फिर आपको 2693 पदों में जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि डीवी शॉर्ट लिस्टिंग क्या होती है। और इन सब जो भी 10 टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं इनको भी आप समझ गए होंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके नंबर और शिफ्ट कितने हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। इससे कुछ अंदाज़ा लग सकेगा कि पहली शिफ्ट की कट ऑफ क्या हो सकती है, या मतलब दोनों की एवरेज क्या हो सकती है, ठीक है। आपको मुझे यही बताना था। बाकी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है वो भी मैं आगे देख के उसका एनालिसिस करके बताऊँगी, और पहली शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है उसका ऑथेंटिक आंसर की आने के बाद भी एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको क्लियरली बताया जा सके कि कितने नंबर
मेरे बन रहे हैं और आपके ऑथेंटिक बन पाए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे की अपडेट जो भी मैं बताऊँगी उसके लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।